बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान को पहले मैच में 55 रन से शिकस्त हुई है। आज पाकिस्तान टीम में किन तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान टीम दूसरा T20 मैच खेलती है। पहले मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम नजर आए थे, बॉलर्स ने भी उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दी। एक बड़ा टारगेट अगर हम देखें तो उस मैच में देने में कामयाब हो गई थी जनूबी अफ्रीकन टीम। और लाहौर, जहां पर आज लाहौर में जो मैच खेला जाना है, इसमें टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस सब सूरत-ए-हाल पे आज बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान के तनाज़े पे बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये सर पकड़ता जा रहा है ये तनाज़ा। और क्या जो फेमस क्रिकेटर होते हैं उनके लिए कोई कैरियर, उनके कोई मायने नहीं रखता। इन सब सूरत-ए-हाल पे आज हम बात करेंगे। अब बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, आज दूसरा T20 मैच है, पहले इस पे बात कर लें फिर रिजवान की तरफ चलते हैं। जरूर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, पहला मैच में तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी। इस तरह हमारी खराब कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहा। असल में देखिए, बात यह है, हम इतने अरसे से ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्रिकेट बोर्ड वालों के कान बंद हैं, आंखें भी बंद हैं, और ना वो कुछ सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। बात यह है, जब तक आप टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं करेंगे, हमारी तो हालत ये है, आप ये देखिए कि नसीम शाह पहले फेल हुए बुरी तरह, बहुत ही खराब बॉलिंग की, उनको फिर ले आए। उसके बाद वो इस मैच में भी इतनी पुअर उसने बॉलिंग की। आप यानी हम दूसरों को देखकर सबक भी नहीं सीखते कि आपने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखी होगी, अपनी लाइन और लेंथ के मुताबिक। हमारा तो ये आलम है कि शाहीन आफरीदी ने ओवर शुरू किया, उन्होंने मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी गेंद दी वेरी वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की, और वो उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि जी वो स्ट्रोक न खेलने पाए। भाई, आप गेंद जब तक विकेटों के दरमियान नहीं करेंगे, वहां से आप मूव कराएंगे इनको, अगर आपको इतना कंट्रोल है। लेकिन वही वाली बात है कि कोई प्लानिंग महसूस नहीं होती टीम के सिलेक्शन से लेके और टीम की परफॉर्मेंस तक। ना बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, ना उनकी टेक्निक दुरुस्त है, ना कोई प्लानिंग के तहत वो खेलते हैं। इसी तरह बॉलिंग में ना कोई प्लानिंग है। उसके बाद आप लड़कों को मौका नहीं दे रहे। मोहम्मद वसीम के बारे में मैं भी बार बार कह चुका हूं, सारी दुनिया कह रही है कि मोहम्मद वसीम एक ऐसा बॉलर है जो विकेट टेकिंग बॉलर है। वो विकेटों में गेंद करता है, गेंद को मूव भी कराता है, वो बहुत अच्छे बाउंसर भी फेंकता है, बहुत अच्छी स्लोअर गेंद भी फेंकता है। आपने उसको बाहर बिठाया हुआ इतने अरसे से, उसको चांस ही नहीं दे रहे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की कि यहाँ वसीम जूनियर को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन उसके साथ साथ सलमान मिर्जा बैठे हैं डगआउट पे। और अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया, और जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी पावर प्ले के अंदर जब उनका सुनहरा दौर था, शुरुआत थी उनकी, तो वहाँ पर वो पिक विकेटें ले लिया करते थे अक्सर। तो यही क्वालिटी सलमान मिर्जा के पास मौजूद थी। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद शाहीन के साथ जो है यहाँ पर सलमान मिर्जा अटैकिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ एक दफ़ा फिर एतमाद किया गया नसीम शाह के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस सामने नजर आई। इंजरी के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हसन जलील साहब कि यहाँ पर सलमान मिर्जा जो एक अच्छे फास्ट बॉलर निकल कर आए हैं, रिदम अच्छा है उनका, फिर जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल करके अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बाहर जाती हुई बॉलों को स्ट्रोक खेलने का मौका दे रहे थे, लेकिन ये क्वालिटी थोड़ी सी सलमान मिर्जा के अंदर मौजूद है। आप उन्हें क्यों नहीं ट्राई करते? आपके सर पर जो है इस वक्त वर्ल्ड कप है, आप तैयारियों की बात करते हैं। सलमान अली आगा ये कहते हैं कि हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। ये तैयारियां तो ऐसा लगता है कि अमेरिका से जो हम मैच हारे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से अब तक ये तैयारियों का सिलसिला ही चल रहा है, लेकिन टीम नहीं बन पा रही है। बात यह है कि ये एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। हर कप्तान वही रटे रटाए जुमले बोलता है कि जी हमने गलतियां बहुत की, अब हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप 10 रन भी ज्यादा बना लें, इस दफा हमारा बेहतर स्कोर था पहले के मुकाबले में, हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमने बहुत अच्छी फील्डिंग की, ये तो हम सुन के हमारे कान पक गए हैं। बात यह है कि सलमान मिर्जा को भी न खिलाने की वजह यह है कि वो अच्छे बॉलर हैं।
अगर वो मीडियोकर बॉलर होते या अच्छे बॉलर ना होते तो शायद उनको फौरी तौर पे चांस दे दिया जाता, इसलिए कि जो इस वक्त माफिया हमारे क्रिकेट में बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि उनके ग्रुप के लोगों के अलावा दूसरे लोग आए। तो नए लड़के अगर आ गए तो फिर ज़ाहिर है उनके ग्रुप के लोग तो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही उनकी कोशिश होती है कि आप किसी मेरिट वाले लड़के को आने ही ना दें। अच्छा, इसी पे मैं मजीद है सलमान पे भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आई और मैं जरूर आपसे ही पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान T20 फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें तो फखर जमान ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ पिछले चंद अरसे में जो है स्कोर किया हुआ है। आप उन्हें रिजर्व प्लेयर पर शामिल कर लेते हैं, आप उन्हें यहाँ पर जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ मौका नहीं देते, क्योंकि अगर हम देखें तो एशिया कप में वो रिदम आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वापस आ रहा था, इन्फॉर्म हो रहे थे, आपने यहाँ फिर उन्हें जो स्टॉप करा दिया। तो ये हमारे जो सिलसिला है ना, ये अब खत्म होना चाहिए। कोई प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसे टीम में तो खिलाएं कम अज कम। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी कुव्वत क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने का प्लान लेकर मैदान में आई है। इसलिए कि इतनी गलतियां, मुसलसल गलतियां कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, कोई प्लानिंग आपको नजर नहीं आती। लोग चीख रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो बातें कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंगती। एक आध कॉस्मेटिक तब्दीलियां हो जाती हैं जी, एक को इसको ड्रॉप कर दिया, उसको खिला लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, उसको खिला लिया। बाकी जो 2-3 लड़के अच्छे रह गए हैं वर्ल्ड क्लास, जैसे आपने रिजवान का नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया, फखर को तो इन्होंने बाहर कर ही दिया। तो इनकी पूरी कोशिश ये है उस माफिया की कि कोई ऐसा खिलाड़ी बचे ना जो पाकिस्तान को जीत से हमकिनार कर सके। पाकिस्तान एक मीडियोकर टीम बन के रह जाए। मुझे नहीं पता कि उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की टीम के साथ हैं या मीडियोकर तो टीम बन गई है ना हसन जलील साहब, मीडियोकर तो टीम बन गई है पाकिस्तान की। अगर हम T20 फॉर्मेट पे देखें तो सबसे कम तरीन हमारे जो है स्ट्राइक रेट हमारा जो है T20 के अंदर है, जो मैं समझता हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट शहजाद साहब अभी वो हॉकी वाला असर नहीं हुआ ना। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तो पूरी कोशिश है कि हॉकी के लेवल पे जब ये पहुंच जाए फिर उनको सुकून आएगा कि भाई अब तो हॉकी के लेवल पे आ गई, इससे नीचे तो जा नहीं सकती, तो इसको छोड़ दें। अच्छा, फिर साथ साथ एक और पाकिस्तान के वाइस कैप्टन पिछले दिनों थे शादाब खान, इंजरी के बाइस टीम से बाहर हुए। अब रिकवर करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कल से उन्होंने ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया। तो मैं समझता है कहीं ना कहीं अब उनकी भी जगह नजर आती हुई आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि शायद सुफियान मुकीम के अंदर वो टैलेंट था कि जगह वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी रिजर्व प्लेयर कर दिया गया। और अब अगली सीरीज जब होगी, ट्राई नेशन सीरीज भी है जहां पर श्रीलंका की टीम भी मौजूद होगी, तो वहां तो ऐसा लगता है कि शादाब खान की भी एंट्री हो जाए। भाई देखिए, नहीं, शादाब देखिए बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो अगर वो फॉर्म में आने के बाद दोबारा वापस आते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसी तरह की मीडियोकर और थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनकी जगह टीम में नहीं बनती। लेकिन वही वाली बात है कि इसका फैसला करेगा कौन। आपने तमाम किसी आप प्रॉमिसिंग खिलाड़ी को चांस नहीं देते। अब आपके अबरार साहब हैं, अबरार लाए गए थे मिस्ट्री बॉलर की हैसियत से। मिस्ट्री बॉल वो शुरू में तो कामयाब हुए एक सीरीज में श्रीलंका में, इसलिए कि वो नए आए थे, ना उसका एक्शन लोगों ने रीड किया था, ना उनको ये पता था कि यार ये तेज कब करते हैं, स्लो कब करते हैं। जब वीडियो एनालिस्ट ने उनकी पूरी एनालिसिस तैयार की और लोगों ने ये देख लिया कि उनकी ट्रिक्स क्या हैं, तो आप देख लीजिए वो एक ऑर्डिनरी बॉलर बन के रह गए हैं। किसी एक इनिंग में वो 2-3 विकेट ले लेते हैं, लेकिन वो अगली इनिंग में उससे ज्यादा पिटाई हो जाती है उनकी। आप किसी और खिलाड़ी को सेटल होने का मौका ही नहीं देते। जिस तरह आपने अली सुफियान मुकीम के बारे में कहा कि ही इज ए वेरी वेरी टैलेंटेड बॉलर, उसको भाई नया लड़का है, उसको आप चांस दें जितने आप अबरार को चांस दे रहे हैं, अगर उतने चांस उसको दें तो मेरा ख्याल है वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात रही सुफियान की, बड़े दिल के साथ बॉल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि बड़े जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया और जब भी उन्हें मौका मिला है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उन्होंने मायूस नहीं किया है, आपको परफॉर्म कर दिया है। लेकिन आप उसे मजीद पॉलिश होने का मौका ही नहीं दे रहे। आप रिजर्व पे कभी उसे रख लेते हैं, कभी मैचेस आप उन्हें नहीं खिलाते टीम में, या कभी टीम से ड्रॉप कर देते हैं। ये सारी सूरत हाल तो अगर ऐसी चलती रही तो वो जो बातें हम करते
करते रहे ना कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, वो कब मिलेगा ये समझ से बाहर तर है, क्योंकि अभी भी हम देखें तो ज्यादातर वो प्लेयर मौजूद है जो 5-7 साल से इसी टीम के साथ मुंसलिक है। भाई मुझे लगता है कुछ जहनी बीमारों का टोला क्रिकेट बोर्ड में इकट्ठा हो गया है। पहले तो इस टोले को आपको निकालना पड़ेगा। जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े नामों के साथ मुख्तलिफ पोजीशंस पर, पहले उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि आखिर टीम की इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही, क्यों शिकायत है लोगों को और क्यों ये शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट और मफादात को देख रहे हैं। क्रिकेट जायबाड़ में वो कहते हैं बस ठीक है, क्रिकेट हो रही है, हमारी टीम के लड़के खेल रहे हैं, हम आगे हैं, तो हमें क्या फिक्र है कोई पाकिस्तान हारे जीते उनकी बला से। अच्छा, ऐसा लगता है कि हसन जलील साहब मिसाल नहीं मिलेगी बिल्कुल किसी क्रिकेट बोर्ड की जिसमें ये हालात आपने देखे हो। चलें ये हालात देखें तो अब ऐसा लगता है कि बड़ा मजबूत जो है फ्रेंचाइज होती दिखाई दे रही है, काबिज भी होती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। और अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर फ्रेंचाइज के प्लेयर एक ही फ्रेंचाइज के खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये लम्हे फिक्रिया तो नहीं है ये कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी शगुन नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे पास दीगर फ्रेंचाइज पे देखो तो और भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्लेयर है, लेकिन हम शायद एक ही फ्रेंचाइज को फोकस किया हुआ है हमने। बस तो सवाल ये है कि इसका नोटिस लेगा कौन। देखिए चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं है, ठीक है जी। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की कोई शुद्ध नहीं है, और जो क्रिकेट के वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट और मफादात कहीं और हैं। तो फिर अगर इसको ठीक करेगा कौन? बात मुझे आप बताइए। बड़े बड़े मैं नाम लेना नहीं चाहता, बड़े बड़े नामों वाले बैठे हुए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ठीक है जी। अब अजहर महमूद साहब, मैंने यहाँ नाम भी ले लेता हूँ, अजहर महमूद साहब इतने अच्छे से कोच हैं। मुझे आप बताइए बॉलिंग में क्या आपको इम्प्रूवमेंट नजर आई? किसी को एक बॉलर आप मुझे पिन पॉइंट कर दीजिए कि जो खराब था और उनकी निगरानी में बहुत अच्छा हो गया। अच्छा तो उस सूरत में होगा ना सर कि यहाँ पर आप उन्हें मुतद्दिद मौके दें। आप तो मौका ही 1 से 2 सीरीज दे रहे होते हैं, कुछ में एक मैच खेलता है, 3 मैच बाहर बैठकर देख रहा होता है, उसके बाद टीम से ड्रॉप हो जाता है। ऐसे कई टेस्ट प्लेयर भी अभी आपके सामने ही नजर आए हैं। इस पर मजीद और बात करूंगा मैं। हसन जलील साहब है इस वक्त मुझे लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आता हूं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे हसन जलील साहब, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर, और अभी भी मौजूद हैं। हसन साहब, हम वक्फे से कबल बात कर रहे थे नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से कि उन्हें मुतद्दिद मौके नहीं मिलते। आप एक मैच दे देते हैं, उसके बाद मैच से ड्रॉप कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर टीम में शामिल हैं जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मौके पे मौका दिया जा रहा है। और मैं ज़रूर इस प्लेयर्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। फिर एज ए कैप्टन सलमान अली आगा खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि साइम अयूब है, जिस तरह अब तक हम देख रहे हैं कि वो बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये हो रहा है कि उनसे वो टॉप ऑर्डर पर रन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सलमान अली आगा के बारे में सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो T20 के खिलाड़ी नहीं है। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो डिसीजंस पता नहीं कहाँ बैठ के, किन ख्वाबों की दुनिया में बैठ के वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब अगर आपने शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाना ही था तो चाहिए ये था कि आप वनडे उनको T20 का कैप्टन बनाते। आप वनडे में भी आपको कैप्टन दूसरा रखते और सलमान अली आगा को T20 की कप्तानी से दस्तबरदार कर देते। वो T20 के खिलाड़ी भी नहीं है और कप्तानी भी इसी वजह से उनकी मुतासिर होती है कि उन पर गैर जरूरी प्रेशर है। वो टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वनडे में भी वो ठीक है, लेकिन T20 में वो मिसफिट हैं। उसके बाद आपने जो दूसरा सवाल किया वो ये है कि देखिए नौजवान खिलाड़ियों का मसला ये है कि मैंने आपसे जो जहनी बीमार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जो लोग हमने इकट्ठे किए हैं मुझे लगता है कि वो जहनी बीमार हैं। आप गौर करें कि पिछले 4-5 साल से होता क्या है, नए खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे? अगर आप मैच जीत जाएं तो आप कहते हैं जी विनिंग कॉम्बिनेशन है, हम चेंज कैसे करें?
अगर आप हार गए तो आप कहते हैं यार हम नए लड़के को चांद नहीं सकते, वैसे हार चुके हैं, हमने तो बराबर करना है। अब आप बताइए नए लड़की की गुंजाइश कहाँ बनेगी? अच्छा, ये मेरे नजदीक हसन जलील साहब जितने भी नए लड़के आए ना, खासकर T20 फॉर्मेट पे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं ना। खासकर मैं बॉलिंग के शोबे पे बात करूं कि जो भी लड़का आया यहाँ परफॉर्म किया T20 के अंदर, अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह सलमान मिर्जा की हम बात करें, इसने आया परफॉर्म किया। इसी के साथ आकिफ जावेद आए, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर मैं समझता, अच्छा बॉलर निकल कर आया। सुफियान मुकीम हमारे पास अच्छे बॉलर निकल कर आए। हम तो मौका उन प्लेयर्स को दे रहे नहीं ना। आप कंटिन्यू मौका दें, जिस तरह आपने साइम को मौका दिया, दीगर प्लेयर्स को आपने मौका दिया, तो यहां आप इन प्लेयर्स जिन पे मेहनत करनी चाहिए, जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का नजर आ रहा, सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा दीगर प्लेयर्स की तरह, तो उन्हें तो आप मौका ही नहीं दे रहे। भाई आपने आकिब जावेद का नाम लिया, मुझे बताइए एक बंदे ने 147 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद की, ठीक है जी, और उसके बाद 4 विकेटें भी उसने हासिल की एक मैच में। अब वो कहाँ गया? उसके बाद नजर आया कहीं अब आपको? इसी वजह से तो मैं आपको पूछ रहा हूं, और आपकी बात पर मैं एग्री हूं कि इस वक्त बोर्ड में ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जो शायद काम करना नहीं चाह रहे। जाहिर है अगर क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब अल्लाह हैं, जिनमें चेयरमैन साहब भी शामिल हैं, अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती तो फिर हम सिवाय क्रिकेट के मातम करने के कुछ नहीं कर सकते। बात ये सबको नजर आ रहा है कि जी समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, और आखिर कोई तो वजह है कि क्रिकेट ठीक नहीं हो पा रही। हम मुसलसल वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, वही सिलेक्शन का मेयार है इसी के। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए, मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मार्क हैंसन के बारे में मैं ये 100% मेरा सजय भाई ये कहता है कि वो बिल्कुल उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। मुझे मार्क हैंसन की कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही टीम में। आप बताइए कि टेक्निक, एक खिलाड़ी आपका साइम अयूब आता है और वो पहली गेंद को जो आउटसाइड की ऑफ स्टंप गेंद है और बाहर की जानिब मूव कर रही है, वो उसको लेग साइड में जो नो लुक शॉट खेलने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसको किसी ने ये गाइड नहीं किया कि भाई तुम आए हो, नई गेंद 3-4 गेंदें आराम से खेलो, गेंद को देखो कि वो मूव कर रही है, किस स्पीड से आ रही है, पिच की पोजीशन क्या है, उसके बाद शॉट्स खेलो। यही हाल तमाम खिलाड़ियों का है। इसका मतलब है कि कोच की कोई अहमियत अब बाकी नहीं है। अच्छा, कोच की अहमियत अब कहीं नजर नहीं आ रही है। और लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगा रिजवान के हवाले से यहाँ पर, और मोहम्मद रिजवान इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं खासकर विकेट कीपिंग के शोबे पे आऊँ, और उस्मान खान टीम में खेल रहे हैं। आप पहले मोहम्मद हारिस को लेकर आते हैं, फिर अब उस्मान खान को आप लेकर आते हैं। परफॉर्मेंस उस्मान की भी नहीं, ना ही उन्होंने टीम से ड्रॉप होने के बाद डोमेस्टिक में कोई खास परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन वो टीम में जरूर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, लेकिन आप टीम बेहतर करने के बजाय आप टीम के अंदर उखाड़ पछाड़ लगाकर आपने रखा। अगर मोहम्मद रिजवान टीम में आ जाते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर मजीद मुस्तहकम हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपके कप्तान रन नहीं कर रहे और फिर सपोर्ट है। जिस तरह बाबर रिजवान की जोड़ी हमने ये माजी में भी देखी, दोनों की जोड़ी ने बड़ा कामयाबियां आपको दिलाई हैं। भाई बात वो है कि पहले आपने बाबर को जान के खत्म किया, उस पर इतना प्रेशर डाला, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, उसको ये कहा गया जी इसकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। आप मुझे जरा बता दीजिए कि आपके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितने ऐसे लड़के हैं जिनका 131 से ज्यादा स्ट्राइक रेट है? ठीक है, आपने उसके बाद जाहिर है आपका सेकंड टारगेट रिजवान है, क्योंकि रिजवान और बाबर में बहुत ज्यादा हम आहंगी भी है, दोस्ती भी है और उनका कम्युनिकेशन क्लिक भी कर रहा है। तो जाहिर है जो लोग बैठे हुए हैं अल्टीरियर मोटिव्स के साथ, उनकी तो ये पूरी कोशिश है कि ये दोनों खिलाड़ी की सूरत से टीम से बाहर हो जाए, ताकि हम मीडियोकर खिलाड़ियों को लाकर खिला सकें अपने फ्रेंचाइजीज से और कोई उंगली उठाने वाला ना हो। लेकिन जरूरत तो पड़ती जा रही है, जरूरत तो पड़ती जा रही है मोहम्मद रिजवान की। अब आपको क्या नहीं आ रही है? जरूरत तो पड़ती जा रही है आपको मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के अंदर। भाई जरूरत तो बहुत से लड़कों की है, लेकिन कोई उनको आने दे जब बात है ना। इसी जितनी जरूरत बढ़ती जाएगी उनकी मुखालफत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। पहले तो इस बात को प्रूव करने की जरूरत है कि वो कौन सा हाथ है, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा साजिशी जहन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है अपने मोटिव्स पूरे करने के लिए। पहले तो उस शख्स की निशानदेही करनी जरूरी है, उसके बाद आप उसके खिलाफ एक्शन लें, तब्दीली करें। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो आ गया है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको आप 5 साल
बिठा ले रखें, चाहे टीम कुछ भी परफॉर्म कर रही हो। अगर आप खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं तो आप जो दूसरे आपने ओहदेदार बनाए हुए हैं उनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। उन्हें ड्रॉप करें, खत्म करें, उन्हें बाहर निकालें। अच्छा हसन साहब, बड़ी अच्छी बात की ओहदेदारानों की, और मैं थोड़ा सा बहुत माजी की तरफ चला जाऊं। आप काफ़ी सीनियर हैं माशाल्लाह से और बड़ा नॉलेज रखते हैं, और जिस तरह माजी में टीम के अंदर 2 से 3 मैनेजमेंट के हिस्से में लोग होते थे, लेकिन अब तो एक बड़ा टोला काम कर रहा है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस टोले में तो पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो गई। भाई पहले टोला होता था खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों के आपस के इख्तिलाफात होते थे, उनमें से कुछ सॉर्ट आउट कर लिए जाते थे, कुछ रह जाते थे। लेकिन खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पर इसलिए तवज्जो देते थे कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में इतना पैसा नहीं था कमर्शियल में। तो जब आप, जाहिर है कि ना आपको लीग ज्यादा थी, ना आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती थी, तो आप कहते थे यार अगर मैं पाकिस्तान की टीम से बाहर हो गया तो फिर तो मैं कहाँ जाऊंगा। अब तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन मौजूद है। एक प्लेयर ये कहता है कि ठीक है जी, अगर नहीं हुआ मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा, मैं जाके लीग खेलूंगा सारी दुनिया में। आप देख लीजिए, अमेरिका की मैं मिसाल देता हूं आपको, जहां मैं रहता हूं, पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 11-12 एक्स प्लेयर्स जो है वो लीग तो छोड़ दें, आप मुख्तलिफ कलर से खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए आपको अब ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अपने प्लेयर्स को, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आप लुक आफ्टर करने की जरूरत है, उन्हें इंकरेज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि जब से ये PSL शुरू हुई है, बजाय इसके कि इससे फायदा उठाया जाता, PSL में फ्रेंचाइजीज की सियासत शुरू हो गई, फ्रेंचाइजीज का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, उनका असर रसूख जो है वो क्रिकेट बोर्ड पे असरअंदाज होने लगा, और उसका हाल आपके सामने। चलें, ये तो हाल है अभी सामने है। अल्लाह करे कि ये बेहतरी की तरफ मज़ीद चला जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म करे। इस वक्त मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। संसाब, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के हवाले से। आज दूसरा T20 मैच खेला जाना है। सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन साहब, बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट की, और फिर मैं थोड़ा सा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर भी बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आप पाकिस्तान के जो प्लेयर्स, अभी कुछ देर कबल आप कह रहे थे गैर मुल्क के अंदर ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लीग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है आप अपने शहरों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। शायद प्लेयर्स रूठ गए हैं या फिर खिलाड़ियों के पास पैसे की ज़्यादा कशिश लेकर जा रही है उन्हें? देखिए, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट का पाबंद बनाए। आप मुझे बताइए, पैसा तो इंडियन खिलाड़ियों के लिए भी बहुत है, हमसे ज्यादा है। इंडियन खिलाड़ी क्यों नहीं जाते बाहर? इसलिए कि उनकी पर पाबंदी है, उन पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पे भी पाबंदी है। दूसरे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अहमियत हमने खत्म कर दी, बल्कि कम कर दी। उसका नतीजा आपके सामने है। कोई भी दुनिया का मुल्क सिर्फ T20 के बलबूते पे प्लेयर्स मुंतखब नहीं करता। हम जितने खिलाड़ी मुंतखब कर रहे हैं वो सब PSL के बलबूते पर कर रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी है, साहबजादा फरहान, जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में आया, और देख लीजिए उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। जब तक आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें खिलाड़ियों को मौके नहीं देंगे, उनको खेलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैचेस जबरदस्त नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी टीम सही नहीं होगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी टेक्निक वाली बात की हसन जलील साहब। इसी पे आऊं मैं थोड़ा सा इस पे आपने डोमेस्टिक की जो बात की ना, कि यहाँ पर डोमेस्टिक जो लड़के खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी जब वो कौमी टीम में आते हैं ना, तो उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। आपने साहबजादा फरहान की मिसाल दी। फिर मैं थोड़ा सा नुमान और साजिद पे आऊँ। इन्होंने कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, टीम से ड्रॉप भी हुए तो उसके बाद भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। फिर आप आसिफ आफरीदी की बात कर लूँ, गो के उन्हें 38 ईयर्स के अंदर जो है चांस दिया गया,
लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बोलती रही क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे रेगुलर। तो जो भी लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। ये चीज शायद सेलेक्टर्स को नजर नहीं आ रही है। वो पाबंद करने के बजाय लीग क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को मुंतखब कर लेते हैं। फिर कामरान गुलाम आप लेकर आते हैं टीम के अंदर, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पर कामरान आता है, सेंचुरी कर देता है डेब्यू पे, फिर उसे आप इन आउट का सिलसिला उसके साथ भी लगा देते हैं, बजाय इसके कि मुतद्दिद मौके दें आप। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी खत्म कर दी, सेलेक्टर्स ने जो है वहां से खिलाड़ियों का इंतखाब खत्म कर दिया। तो फिर आखिर में जो आपने बात कही ना कि जब कुछ नहीं होगा तो लीग खेलने जा रहे होंगे लड़के। भाई मैं आपको इसकी वजह भी बता दूं कि वो क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो नहीं देते। बात यह है कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जो नाम नेहाद हमारे ओहदेदारान हैं, उनके लिए वनडे T20 देखना तो बहुत आसान है। आप गए 3 घंटे बैठे, खिलाड़ियों को देखा, परफॉर्मेंस जज की, चले आए। 5 दिन कौन बैठेगा मुझे आप ये बताइए। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते वहां 5 दिन, जबकि सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो खिलाड़ियों को खेलते देखें, उनकी टेक्निक देखें, उनका टेम्परामेंट देखें, ये देखें कि वो कंसिस्टेंसी उनकी कितनी है। लेकिन अब चूंकि आपके पास वक्त नहीं है, आपकी और मसरूफियात बहुत है, तो आप इसलिए कहते हैं कि इसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को जितना पीछे रखा जाएगा बेहतर होगा, वरना हमें वहां ड्यूटी देनी पड़ेगी। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं और ये 100% कंफर्म है। अच्छा, ये कंफर्म है। फिर आज क्योंकि आज ही एबटाबाद की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी ने 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैं इस पर जरूर पूछूंगा आपसे कि ये हमारे पास एक अच्छा टैलेंट दोनों निकल कर आया था, और अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में अभी भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन आपने उन्हें टीम में जगह मुस्तकिल बनाने की जगह ही नहीं दी उन्हें। और अगर कहीं मौका भी आया तो आपने कुछ नए प्लेयर्स को लाकर टीम में इन कर दिया, और जिसकी मिसाल मोहम्मद अली है, काशिफ अली हैं, जिन्हें आपने टेस्ट मैचेस खिलाए लेकिन शायद वो नाकाम रहे। आप समझते हैं कि यहां पर भी तो आप पसंद नापसंद का सिलसिला आपने रखा हुआ है? नहीं, पसंद नापसंद नहीं, अब वह उसकी हद से बहुत आगे निकल आए हैं। मैं ये 100% यकीन से कह सकता हूं कि इसके पसे पर्दा एक पूरी साजिश है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने की, और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि आप टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे ना आने दें। आप मुझे बताइए, मोहम्मद हसनैन की जगह एक जमाने में मोहम्मद हसनैन को ये टिक किया जा रहा था कि जी वो शाहीन आफरीदी और नसीम शाह का मुतबादिल होगा। आज वो कहाँ है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा कि जी ये टैलेंटेड लड़का है, अगर ये इम्प्रूव हो गया तो हमारे खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे, लिहाजा आपने उसको दूर कर दिया। शाहनवाज धानी मुसलसल डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसको दूर इसलिए रखा जा रहा है कि कहीं आके इसने मैच में परफॉर्म कर दिया तो इसको खिलाना पड़ जाएगा। ये अब मामूली मामला नहीं है। मूसा खान एक और टैलेंटेड प्लेयर निकल कर आया, फास्ट बॉलर मूसा खान हमारे पास आए थे। इसकी तहकीक करने की जरूरत है और इस पे रिसर्च करने की जरूरत है, और इसकी बाकायदा मैं समझता हूँ कि इसका प्रूफ किया जाना चाहिए कि आखिर क्या मामला है। चलें, ये क्या मामला, थोड़ा सा मोहम्मद रिजवान के मामले पे आ जाएं। और सैंडलर कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं किए, खुलकर बोले कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, वनडे क्रिकेट के हवाले से बात करते रहे वो। आप समझते हैं कि एक बेहतर फैसला ले गए निडर होकर मोहम्मद रिजवान? मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ, मैं तो उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि बाकी प्लेयर्स को भी आवाज बुलंद करनी चाहिए, बाबर जैसे आदमियों को, कि जिनके साथ ज्यादती हो रही है। तो बात यह है कि आप रिजवान को किस क्राइटेरिया पे, कहा मोहम्मद हारिस और कहा मोहम्मद उस्मान और कहा मोहम्मद रिजवान, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना दुनिया में रेपुटेशन में, ना विकेट कीपरिंग में, ना विकेट कीपरिंग में, और एज ए विकेट कीपर बैटर इन दोनों से सबसे अच्छे है। और सरफराज के बाद आपके पास एक ही विकेट कीपर निकल कर आया मोहम्मद रिजवान। भाई आप 19-20 का फर्क कहते हैं, मैं तो वो भी कह रहा हूँ वो भी नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आप ये इस बात पे तुले हुए हैं कि रिजवान को आप टीम से बाहर निकाल के दम लेंगे और रिजवान की तरह उसको मेंटली इतना तंग करेंगे कि वो जो है ना बिल्कुल हथियार अपने बैठे और खराब परफॉर्मेंस दे और टीम से खुद ब खुद बाहर हो जाए। अच्छा, टीम से खराब परफॉर्मेंस पे तो खैर मोहम्मद रिजवान बाहर होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन शायद पसंद नापसंद के सिलसिले में जरूर बाहर हो गए टीम से। और क्योंकि आपने जिन्हें मौका दिया वो भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चले, जिसको मौका दिया वो परफॉर्म कर जाए। मोहम्मद हारिस आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस्मान खान को आपने पहले मैच में मौका दिया वो परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई जब आपकी टेक्निक ही नहीं होगी, जब आपका टेम्परामेंट नहीं होगा, आप कैसे परफॉर्म करेंगे?
मैं आप देखिए 5 रोजा क्रिकेट बड़ी डिफरेंट क्रिकेट है। उसमें 5 दिन हालात बदलते रहते हैं। पिच की कंडीशन पहले दिन कुछ और होती है, जब फ्रेश पिच होती है तो पहले 2 घंटे कुछ और तरह खेलती है, चाय के वक्फे के बाद कुछ और तरह खेलती है, 5वें दिन बिल्कुल डिफरेंट खेल रही होती है। खिलाड़ी को हर तरह की कंडीशन में खेलने का मौका मिलता है। बॉलर्स को 10 ओवर या 5 ओवर नहीं करने पड़ते, बॉलर को 30-30, 40-40 ओवर करने पड़ते हैं। उसका स्टेमिना भी बढ़ता है, उसे तजुबात करने का मौका मिलता है। उसको जब इतनी मुसलसल वो लाइन और लाइन अपनी बरकरार रखेगा तो उसको आदत भी हो जाती है एक लाइन पर फेंकने की। हमारे यहाँ T20 4 ओवर करने के बाद आप समझते हैं कि जो हो इसने तो पूरे PSL में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बस जी इससे बड़ा बॉलर कोई नहीं है। जब वो आते हैं टेस्ट मैचों में या वनडे में और उसके बाद T20 इंटरनेशनल में जिसका टेम्परामेंट ही और है तो वो ठुस हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये हो रहा है। चलें, हमारे यहाँ ये होता हुआ नज़र आ रहा है। आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और दोनों टीमों के दरमियान अब तक 25 मैचेस खेले गए हैं। 13 में जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है, 12 में पाकिस्तान टीम कामयाब रही है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? पहले मैच में टॉस जीतते हैं, फील्डिंग करते हैं। आज कुछ जहन में कप्तान के कुछ और होगा और कुछ तब्दीलियों के साथ आज जाना चाहिए दूसरे T20 मैच में। भाई बात यह है कि आप टॉस में मैं इतना बिलीव नहीं करता। अगर आपकी टीम अच्छी है, आपने टॉस जीतने के बाद उनको खिलाया इसलिए कि आप बॉलिंग का एडवांटेज लेना चाहते थे, क्या नतीजा बरामद हुआ? आप खुद बैटिंग करते जब भी आप 130 से ज्यादा रन न बना पाते। वो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले बेसिक फॉल्ट जब तक ठीक नहीं करेंगे तो हम ये बहाने तो बनाते रहेंगे, जी टॉस हार गए और जी ड्यूज बहुत ज्यादा थी और जी फला मसला हो गया। कभी आप कहेंगे ये पिच स्लो थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कभी आप कहेंगे पिच बहुत तेज थी। ये सारे बहाने हैं। अच्छा, ये बहाने पिचेस की आपने बात की ना, होम सीरीज के अंदर आप तो खुद एडवांटेज ले रहे होते हैं इन पिचेस का, आप इन किस्म के बहाने क्यों आप तलाशते हुए नजर आते हैं? नहीं, वो बहाने इसलिए तलाशते हुए नजर आते हैं कि वो कहते हैं ना आपके जब अंदर कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि आप खोखली बॉडी के साथ जा रहे हैं खेलने के लिए, तो आप और क्या करेंगे? बहाने ही बनाएंगे ना। भाई देखो, सिलेक्टर्स ने भी अपनी जगह रखनी है। जो और साहिबान बैठे हुए हैं हमारे, बहुत ही जो अफलातून बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जगह कायम रखनी है। तो उन्होंने तो यही कहना ना चेयरमैन साहब को, वो सर क्या करें बस जी, वो अगर हम टॉस जीत जाते ना तो हम साउथ अफ्रीका को जो है 280 रन से हराते, ठीक है ना। तो वो ये जब तक आप ये रंगबाजी नहीं करेंगे, ये शोबेबाजी नहीं करेंगे, आपकी जगह कैसे रहेगी? अच्छा, जगह रहने की बात करें, आज किस प्लानिंग 11 के साथ आप समझते हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए? फ़हीम को अगर हम ड्रॉप कर लें, सलमान को टीम के अंदर इन कर लें, अब्दुल समद मिडिल ऑर्डर पर बैठे हुए हैं, खुद वहाँ पर भी चेंजिंग हो सकती है कि आपके उस्मान खान की जगह ही नहीं बनती। आप देखिए, फ़हीम ना बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं, ना बॉलिंग उनसे उन्हें दी गई। आपने उन्हें ऑलराउंडर चलाया था ना, जी बिल्कुल ऑलराउंडर, आपने उन्हें ओवर क्यों नहीं करवाया उनसे? आपने ये कप्तान से पूछा जाता है ना कि वो उसकी उनकी तो जगह ही नहीं बनती। चलेंगे आपके पास वही वाली बात देखिए जी, आपने अपने ऑप्शंस इतने महदूद कर दिए हैं कि आप अब खुद फंस के रह गए। आप मुझे बताइए, बैटिंग में आप कौन सी नई तब्दीली करेंगे? आप एक को हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे, वो भी मीडियोकर है, ठीक है जी, उसने भी स्कोर नहीं किया, वो भी फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपने अच्छे लड़कों को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने नए लड़के ग्रूम नहीं किए, आपने जो लड़के खेलते हैं उनकी टेक्निक ठीक नहीं की, उन्हें ये नहीं बताया कि भाई तुमने कैसे खेलना है, आपने ये प्लानिंग नहीं की कि जी बदलती हुई सूरत हाल में आपने कैसे कोप करना है। अगर आपकी पहली विकेट की 100 की पार्टनरशिप हो जाए तो आपने कैसे खेलना है, अगर आपकी 3 विकेटें गिर गई तो आपने कैसे खेलना है। आप तो पहली गेंद से आखिर गेंद तक एक ही तरह खेलते हैं, जो भी आया उसे आंखें बंद करके वो कहता है मैं छक्के 4-5 मार दूंगा, बस जी मैं तो हीरो बन जाऊंगा। चलें, हीरो हो जाऊंगा। और मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम में बिल्कुल शॉर्ट रह गया है, और एक मैं सवाल ज़रूर मोहम्मद नवाज़ के हवाले से करूंगा। जब उन्हें टीम में मुंतखब किया गया, इससे कबल जब वो टीम में इन हुए तो उन पर काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही थी। अब वो परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। आप समझते हैं कैरियर मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा मोहम्मद नवाज़ का, और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में शायद सेलेक्टर्स उन्हें कप्तान बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। देखिए, मोहम्मद नवाज ने अपनी मेहनत से अपना जायज मकाम दोबारा हासिल किया है। दरमियान में वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, बहुत कैजुअल खेल रहे थे, लेकिन अब वो साफ नजर आता है कि वो मेहनत कर रहे हैं। बॉलिंग में भी उनकी वैरायटी है, उन्होंने कुछ चीजें सीखी भी हैं,
और लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है। और कप्तानी का तो खुदा का वास्ता हर एक को आप कप्तान का नाम ना लिया करें। ये किसी टीम में ये नहीं होता कि एक परफॉर्म कर रहा होता उसे उठा के कप्तान बना दे। कप्तान एक डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट मटेरियल है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा सब कुछ चल रहा है ना। नहीं, लेकिन नहीं चलना चाहिए ना। अगर आप चल रहा है रूटीन में तो फिर तो आप ठीक है, आप किसी बाहर में खिलाड़ी को ले उसको कप्तान बना दें जो बाहर बैठा हुआ है। बात यह है कि ये चीजें बहुत सोच समझ के होती हैं। तब्दीली जब भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। जो मौजूदा कप्तान है उससे बेहतर अगर उसमें क़यादत की सलाहियतें हैं, वो फ्रंट से लीड कर सकता है, वो इन्फॉर्म है, फिर आप उसको कप्तान लेके आए जो पूरी टीम को साथ लेकर चले और खुद भी नंबर 1 परफॉर्मर हो। खुद भी नंबर 1 परफॉर्मर हो और टीम को साथ लेके भी चले और एक बिल्कुल सोच समझ के ऐसे प्लेयर्स को कप्तान बनाना चाहिए। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हसन जलील साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और बड़े खुलकर बोल रहे थे आज वो पाकिस्तान टीम के हवाले से, फिर मैचेस जो आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाना है उस पर बात कर रहे थे। और उनका यही कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद हैं जो अपने वफादात की वजह से टीम में नए प्लेयर नहीं ला रहे हैं। अगर वो प्लेयर्स आ जाएं और टीम में परफॉर्म करते हैं तो शायद जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी जगह बनती हुई नहीं दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।